नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 217 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है या संबंधित है। तो स्थाविरवादी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से नहीं होकर हीनयान शाखा से संबंधित है। हीनयान, ठीक है। तो स्थाविरवादी बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है, तो पहला गलत हो गया। और महासांगिक महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दूसरा है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी, जो कि सही बात है। जो महासांगिक संप्रदाय है वह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महासांगिक संप्रदाय की बहुत सारी शाखाएं हैं, ठीक है। तो इनमें से बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की कई शाखाएं बन गई थी, जिनमें प्रमुख थी पूर्व सेल, उत्तर सेल, लोकोत्तरवादी आदि प्रमुख थी। पूर्व सेल, उत्तर सेल, लोकोत्तरवादी आदि प्रमुख शाखाएं थी महासांगिक संप्रदाय की। ओके, तो इसमें लोकोत्तरवादी भी एक थी, तो ये दूसरा सही है। तीसरा है, महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। महासांगिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, जो कि सही स्टेटमेंट है कि उस समय ब्राह्मण धर्म जो है उसका वर्चस्व वापिस स्थापित हो रहा था। तो उसको जो है उसको कंपटीशन देने के लिए महायानियों ने क्या किया, महायानियों की महासांगिक शाखा ने क्या किया कि बुद्ध में देवता का निवास, ये कहना स्टार्ट कर दिया कि बुद्ध में भी जो है देवता का निवास है, बुद्ध भी देवता के एक अवतार हैं, ठीक है। और इसमें एक अवतारवाद की जो है इसमें एक बोधिसत्व की अवधारणा भी आती है, जिसमें यह है, बोधिसत्व की अवधारणा ये थी कि जो ये एक बुद्ध के अवतार हैं, बोधिसत्व बुद्ध के अवतार होते हैं, और ये स्वयं जो है निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये इनका जन्म हुआ है लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, लोगों को निर्माण की प्राप्ति करने के लिए। तो ये जो है बोधिसत्व की कल्पना भी महायान बौद्ध धर्म में आती है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये स्टेटमेंट सही हो जाता है कि महासांगिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। एकदम सही बात है, ठीक है। तो 2 और 3 सही है और पहला गलत है, तो इसमें आंसर हो गया बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ये है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, ठीक है। ये हो सकता है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पे औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो इससे भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, सही बात है। बी है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, ये गलत बात है। मशीनों का बड़ी संख्या में प्रयोग भारत में नहीं हुआ, बल्कि इसकी जगह ब्रिटेन में हुआ था। सी है, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई, ये रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, लेकिन ये रेलवे लाइनें बिछाई गई थी 19वीं शताब्दी के मध्य से, ना कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। और डी है, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, ये गलत बात है। ये कॉमन सेंस से सोल्व हो सकता है कि ब्रिटिश खुद के उत्पादों पर भारी आयात शुल्क क्यों लगाएगी, क्यों अपने प्रोडक्ट को वे महंगा करना चाहेगी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है कि औद्योगिक क्रांति के कारण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा कि जो भारतीय दस्तकारी उद्योग है वे नष्ट हो गए थे। ये ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, ठीक है। तो प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने, और नागभट्ट प्रथम का टाइम पीरियड था 730 to 756। और प्रतिहार वंश के शासक, सबसे महान शासक भोज प्रथम या मिहिर भोज, तो इनका टाइम पीरियड था 836 से 885 AD, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, तो महेंद्र वर्मन प्रथम का टाइम पीरियड था
600 टू 630। ओके, प्रांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, तो प्रांतक प्रथम का टाइम पीरियड था 907 से 955। और गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, तो गोपाल का टाइम पीरियड था 750 टू 770 एडी। ओके, तो इसमें हमको घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही काल अनुक्रम हमको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे महेंद्र वर्मन, उसके बाद गोपाल आएंगे, उसके बाद आएंगे राजा भोज, और उसके बाद आएंगे प्रांतक प्रथम। 2 4 1 3, 2 4 1 3, इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो ये बताता है विनिमय पत्र। हुंडी क्या होता था? ए बिल ऑफ एक्सचेंज, एक विनिमय पत्र होता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सकाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसके संदर्भ में विचार करते हैं। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय की विरोध में चेतावनी दी। एकदम सही बात है कि इस पुस्तक में जो औपनिवेशिक राज्य के द्वारा जो भारतीयों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसके विरोध में चेतावनी दी थी भारतीयों को। एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। ये भी सही बात है, एकदम सही बात है दूसरा भी, कि इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था। तीसरा है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, जो कि गलत बात है। ये देश शब्द का प्रयोग हुआ है पूरे देश के लिए। ठीक है, जो सकाराम गणेश देउस्कर है ये मराठी थे, ये महाराष्ट्र के थे। हालांकि जो ये पुस्तक है जिसका नाम है देशेर कथा, ये पुस्तक बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में लिखी गई थी, लेकिन देशेर कथा में जो आया शब्द देश है, देशेर कथा में जो ये देश शब्द आया है, ये शब्द बंगाल के लिए प्रयुक्त ना होकर ये पूरे भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इस पुस्तक को पढ़कर लोग राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित हो रहे थे, इसलिए 1910 के आसपास, 1910 के आसपास इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्टाल विध्वंसक उसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो ये प्रकाशित की गई गोपाल बाबा बलंगर के द्वारा। अस्पृश्य लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्टाल विध्वंसक गोपाल बाबा बलंगर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और आगे चलकर विट्टाल विध्वंसक पत्रिका अंबेडकर के अस्पृश्य संबंधी लेखन का आधार बनी थी, और इसी को आधार बनाकर अंबेडकर जी ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी थी। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ओके, गोपाल बाबा बलंगर का निधन हुआ था 1888 में, 1888 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलिया बाप द्रोण बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो कुलिया बाप, द्रोण बाप और इसके साथ एक शब्द और है अक्ष बाप। तो ये भूमाप संबंधी शब्द हैं, ये भूमाप संबंधी शब्द है, और ये विशेषतः बंगाल के संदर्भ में प्रयुक्त होते थे, विशेषतः बंगाल के संदर्भ में प्रयुक्त होते थे, और विशेषतः गुप्त काल के समय के संदर्भ में प्रयुक्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो स्टेटमेंट है, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये स्टेटमेंट था अशोक का, और ये हमको स्टेटमेंट मिलता है अशोक के 12वें शिलालेख से। अशोक के 12वें शिलालेख में ये शब्द, ये जो स्टेटमेंट है ये अंकित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने राजा राममोहन राय की जीवनी लिखी? तो ये लिखी थी मेरी कारपेंटर ने राजा राममोहन राय की बायोग्राफी लिखी थी, और इसका नाम था द लास्ट डेज इन इंग्लैंड ऑफ राजा राममोहन राय, और ये 1866 में पब्लिश हुई थी, 1866 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संवाद कौमुदी और मिरातुल नामक समाचार पत्र का संपादन राजा राममोहन राय ने किया था, जो कि सही स्टेटमेंट है। राजा राममोहन राय ने
संवाद कौमुदी और मिरातुल नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। ठीक है। और दूसरा है ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म सभा के पहले सचिव थे, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म सभा के पहले सचिव थे और संवाद कौमुदी और मिरातुल नामक समाचार पत्रों का संपादन राजा राममोहन राय ने किया था। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 217 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।